हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो है हम पेपर 2 को सॉल्व करेंगे। पेपर 2 के अंतर्गत जो है सोशल साइंस जो है सामाजिक विज्ञान का जो है पेपर आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जो है आपको जो है 60 क्वेश्चंस मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें से जो है 40 क्वेश्चंस जीएस पे होते हैं और 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पेडागॉजी पे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम 40 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस, बच्चे जो है अक्सर जो है 40 क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करते। ठीक है, उनकी जीएस बहुत लोगों की जो है वीक होती है, इसकी वजह से ये पेपर्स जो है अक्सर लोग जो है पास नहीं कर पाते। एक रिपोर्ट के जो है आप हर साल जो है रिजल्ट आता है, तो समझ लीजिए आप 100 बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें से पेपर 2 है जो पास करने की जो है वो 15 ही लोग केवल पेपर 2 पास कर पाते हैं। ठीक है, 15 लोग, समझ रहे हैं आप, बाकी 85 लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं पेपर 2 में। तो आज हम पेपर सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से ध्यान से पेपर को सॉल्व करेंगे। जो जो कमियां होंगी उस चीज़ को उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर सॉल्व करते रहिए। देखिए, पेपर्स से जो है आपके अंदर जो है, पहली बात तो पेपर्स जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पेपर 2 में जो है रिपीट होते हैं। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसका समझ लीजिए 60% पेपर आपको जो है पूरे पेपर्स से मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर, मॉडल पेपर जो है, आज से मैं आपको डेली जो है एक पेपर जो है सोशल साइंस का कराऊंगा। डेली आपको 60 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस मैं मिनिमम कराने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को। ठीक है, और आप पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। चलिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके, पेपर्स वो भी सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखते हैं, किस काल में जो है कर प्रथा का महत्व था। देखिए ये पीसीएस, देखिए कुछ पेपर ये आमतौर पे जैसे इस तरीके के क्वेश्चन जो है पीसीएस में है ना, आईएएस के पेपर में, यूपीएससी में या स्टेट के अन्य एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो पेपर है सोशल साइंस का पेपर है, जो आपको पेपर 2 के जो है सीटेट में जो आ रहा है, उसमें जो है लेवल जो है उतना हार्ड नहीं रखते हैं। क्वेश्चंस का बहुत नॉर्मल लेवल रहता है। अगर बच्चा एक बार चीज़ों को पढ़ ले तो भी उसको चीज़ें याद होगी। देखिए, अगर आप में से किसी को भी सोशल साइंस पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो 40 क्वेश्चन जो है उसे लगाने में दिक्कत होती है, तो मैं उसे सलाह दूंगा कि वो घटना चक्र जो है, एक बुक आती है घटना चक्र, ठीक है, वो खरीद ले। ठीक है, या फिर जो है यूनिक एक नाम की जो है बुक आती है छोटी सी, या क्राउन की एक बुक आती है, वो आप खरीद ले और उसको एक बार जो है रीड कर ले, एटलीस्ट मिनिमम एक बार तो रीड कर ले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, किस काल में जो है कर प्रथा का महत्व था। देखिए, कर प्रथा का महत्व था, ऑप्शंस पढ़ते हैं, महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल। देखिए, वैदिक काल तो जिसमें वैदिक काल की है जो पुराण वेदों के बारे में बात, ठीक है, और हड़प्पा काल जो है सबसे पुरानी सभ्यता थी, लेकिन इसमें जो है कर प्रथा का महत्व बिल्कुल नहीं था। ठीक है, ये नई सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, नई शुरू हुई थी। हमारी सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता इसी की मानी जाती है। ठीक है, और महाजनपद से बाद में जो है गुप्त काल आया था। तो जो महान जनपद थे उसका आंसर है कर प्रथा का जो है महत्व महाजनपद में था। अच्छा, महान जनपद था क्या, तो ये पूरे देश में जो है 16 महाजनपद हुए थे। करीब करीब पूरे देश में जो है 16 महाजनपद हुए थे। ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपद थे। ठीक है, जिसमें से कुछ मैं आपको याद करा देता हूँ। एक कौशल महाजनपद था, जो आज के समय में श्रावस्ती जानते होंगे, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, और आपने एक अवंती महाजनपद था। ठीक है, अवंती महाजनपद जिसकी राजधानी जो थी उज्जैन, आज भी आप देखिए उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वैसे ही एक जनपद था चेदी जनपद। ठीक है, तो वो था, उसकी जो है आज भी देखिए बुंदेलखंड जो है इसी नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से जो कुरु है ये महाजनपद था हरियाणा के आसपास, हरियाणा और दिल्ली और मेरठ जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। इस तरीके से 16 थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी द्वारा जो है सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक है, एनसीईआरटी के टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आप जो है 6 से लेकर के 9th और 10th तक, 6 से 10th तक की जो है एनसीईआरटी को सॉल्व कर लीजिए। बस एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, मैं कहता हूँ 40 के 40 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है, कक्षीय समतल और प्रदीप्त वृत्त और घूर्णन और परिक्रमण। देखिए, हमें पता है कि पृथ्वी की जो है, पृथ्वी घूमती है, गति करती है। तो पृथ्वी जो है 2 प्रकार से गति करती है, एक है घूर्णन गति और एक है परिक्रमण गति। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं घूर्णन गति क्या है। आप समझिएगा घूर्णन गति क्या है। ठीक है, तो घूर्णन गति को कहते हैं रोटेशन। ध्यान रखिएगा, रोटेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, रोटेशन क्या होता है,
जब पृथ्वी जो है, एक सेकेंड, पृथ्वी जो है रोटेशन क्या होता है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर, जब पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जब घूमती है पृथ्वी अपने धुरी पर, अक्ष पर, ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, तब इसी को जो है घूर्णन कहते हैं, ठीक है। और ये जो घूर्णन होता है ये हर दिन होता है 23 घंटे, मतलब 23, एक अगर हम नॉर्मल जो लैंग्वेज में 24 घंटे में जो है दिन रात होते हैं, तो 23 घंटे, ध्यान रखिएगा, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का जो है ये घूर्णन होता है। ध्यान रखिएगा, ये टाइम याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस जो है इस तरीके से भी लिख के आता है। इतने घंटे में जो है पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है और एक पूरा घूर्णन कंप्लीट करती है। इस घूर्णन से जो होता है, क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि दिन और रात किसकी वजह से होता है, घूर्णन या परिक्रमण, तो आपका आंसर होगा घूर्णन। दिन और रात जो है, रात और दिन जो है इसी वजह से होता है, ठीक है। और परिक्रमण, अब आता है दूसरी गति है वो परिक्रमण, तो परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर, जो है पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। और परिक्रमण क्या है, मतलब एक तरह ऐसे घूमना वो परिक्रमण पूरा होता है 365 दिन में। आमतौर पे 365 दिन लगते हैं और उससे ज़्यादा लगते हैं, 365 दिन 5 घंटे और 48 सेकेंड इसे लगते हैं, ठीक है। तो देखिए आप मोटा मोटी तौर पे 365 देश में याद रखिए। इससे क्या होता है, घूर्णन से दिन और रात होते हैं और परिक्रमण से जो है ऋतु परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक। थोड़ा सा स्टाइलिश चलने में दिक्कत हो रही है कुछ, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कोई ना कोई दिक्कत इशू हो जाते हैं। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, चारों पर सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है, इसको कहता है परिक्रमण। परिक्रमण से होता है ऋतु परिवर्तन, ठीक है। और ये परिक्रमण होता है 365 दिन 5 घंटे 48 सेकंड में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश करेंगे कम लिखेंगे, बातें ज़्यादा करेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक जो है धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जो है जाकर समीप बैठना। आरण्यक एक ग्रंथ है, पुराण भी एक है, उपनिषद और वेद। तो देखिए उपनिषद का जो मतलब होता है, मीनिंग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सी। और उपनिषद का मतलब है उप और निषद, मतलब मेरे समीप आके बैठो, सीधा। इसका सिंपल सा है, अगर तोड़ इसका निकाले तो समीप, क्या समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, ठीक है। अच्छा, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 टोटल उपनिषद है, ध्यान रखिएगा 108 उपनिषद है, जिनको जो है मुख्य जो है 11 है, 11 हम आजकल पढ़ते हैं जो मुख्य उपनिषदों की संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, दुर्ग, कुल्लू, छोटा नागपुर, ये बस्तर। तो देखिए मुंडा जो जनजाति होती है वो छोटा नागपुर के क्षेत्र में, ये छोटा नागपुर कहाँ है, ये है झारखंड। ये छोटा नागपुर जो है संसाधनों से भरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो मुंडा जनजाति ने जो है यहाँ वहीं पे रहती है, ठीक है। तो इसके एक नेता थे बिरसा मुंडा जिनका नाम था, ठीक है। इन्होंने कई जो है आंदोलन किए थे, ठीक है, अपने जो है जनजातियों को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र, अपने पेड़ पौधों, अपने नदी जल जो है इस चीज़ को बचाने के लिए ब्रिटिश से जो है इन्होंने आंदोलन किया था कई बार, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मुंडा जनजाति जो है फेमस है। तो ध्यान रखिएगा छोटा नागपुर का पठार है, ये पठारी क्षेत्र है जहाँ पे ये जनजाति क्षेत्र पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किस चीज़ से, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचार के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, बहुत छोटे लेवल पे क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो मैं आपको करा रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, आप एनसीईआरटी कर लीजिए, केवल एनसीईआरटी। और अगर आप एनसीईआरटी नहीं खरीदना चाहते हैं तो एक कंबाइंड बुक केवल खरीद लीजिए जो कि आता है लूसेंट, जिसका नाम है लूसेंट खरीद लीजिए, घटना चक्र खरीद लीजिए, या फिर आता है एक क्राउन नाम की एक बुक आती है, क्राउन नाम की। इतनी 3 बुकों में से कोई भी एक केवल खरीद लीजिए और वो पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, तो देखिए अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन का अधिकार से संबंधित है, जीवन का अधिकार, ठीक है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार ये आर्टिकल 32 में आता है, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो ये है 25 से अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है, ठीक है।
धर्म की स्वतंत्रता होती है इसमें, धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है, धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता होती है, धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है। और ये जो है समानता के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, तो ये 14 से 18 के बीच में आता है। ठीक है, जैसे आय में समानता होनी चाहिए, ठीक है, लिंग लड़का और लड़की में समानता होनी चाहिए, ठीक है, लिंग भेद जन्मजात इन सब से समानता होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में रहते तो समानता आपको कहीं और मिलेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जीवन का अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 21 का संबंध है। ठीक है, जीने का अधिकार। खालसा की स्थापना निम्नलिखित में से खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु गोविंद, गुरु तेज बहादुर, गुरु नानक देव और गुरु अंगद। तो देखिए खालसा की स्थापना जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, और ये जो है 10वें गुरु थे। ध्यान रखिएगा 10वें गुरु थे और अंतिम थे, आखिरी थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आखिरी और अंतिम थे, इन्होंने ही जो है खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? देखिए क्वेश्चंस को समझ जाएंगे। विश्व शांति का विचार जो है किसने बताया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां, इसका ऑप्शन है। देखिए विश्व शांति के लिए जो है अकबर ने जो है ये विचार था। इन्होंने जो है आपने देखा होगा, सुना होगा, दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही जो है धर्म जो है स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, मुगल शासक थे जिसमें अकबर ने दीन इलाही धर्म की। इसमें क्या था? सभी धर्मों का जो है सम्मान करना था। दीन ए इलाही, सभी धर्मों का सम्मान करना था। ठीक है, सहिष्णुता की भावना से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, तो विश्व शांति का जो है इसमें विचार आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कित्तूर जो है, कित्तूर के जो है ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कित्तूर जो है ये कर्नाटक का क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा कित्तूर जो है कर्नाटक का क्षेत्र है, और ये रानी चेन्नम्मा जो है इन्होंने जो है किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थान, लोग, वस्तुएं और वह प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं? पर्यावरण, जैविक संसाधन, स्थलमंडल, परिवेश। तो देखिए पर्यावरण इसका सही जवाब है। पर्यावरण क्या है? इसका सही जवाब है परिधन आवरण। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? परिधन आवरण। और परि का मतलब होता है परिधि, और आवरण मतलब जो घेरे हुए। तो परि का मतलब परिधि, हमारे चारों तरफ जो घेरे हुए हैं। तो घेरे क्या है? स्थान, स्थान से हम घिरे हुए हैं, लोगों से घिरे हुए हैं, वस्तुओं से घिरे हुए हैं, प्रकृति से घिरे हुए हैं, जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं, है ना, वातावरण से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो ये पर्यावरण हो गया। ठीक है, जैविक संसाधन जो होते हैं नॉर्मली जो जल संसाधन है एक, ठीक है, और जो धरती में जो पाए जाते हैं संसाधन है, पेट्रोल, ये सब संसाधन है। स्थल मंडल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो पिंड जो है जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे और तारामंडल। तो देखिए पिंड जिनकी कोई ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वो तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रह। ठीक है, हम देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा एक ग्रह है। ठीक है, ठीक है, और ये ग्रह है, ये चमकता है रात में। और ये क्यों चमकता है? सूर्य के जो है अपनी रोशनी, सूर्य जब इस पर रोशनी पड़ती है सूर्य की, तो इसकी वजह से चमकता है, जबकि चंद्रमा की कोई भी जो है अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी वायुयान जो है उड़ान के लिए आदर्श है? कई बार मैंने जो है ये क्वेश्चन ईवीएस के अंतर्गत कराया है। अगर आपने ईवीएस का मेरा पेपर जो है सॉल्व किया है तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको ईवीएस के पेपर्स में ही आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ें देखिए कितना सिंपल है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल और आयन मंडल। तो इसका सही जवाब है जो वायुयान उड़ता है वो समताप मंडल में उड़ता है। पहला होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, फिर दूसरा तो होता है जो समताप मंडल। ठीक, फिर तीसरा आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल और फिर आता है बाह्य मंडल। ठीक है, तो हमें समताप मंडल में जो है वायुयान जो है उड़ाने की जो है दशाएं पाई जाती हैं, जिसमें जो है क्या इस समताप मंडल में जो है वायुमंडलीय दशाएं बिल्कुल नहीं पाई जाती। मतलब एक तरीके से धूल के कण जो है या मौसम या बादल का बनना, ये सारी घटनाएं इसमें जो समताप मंडल में नहीं पाई जाती। इसकी जो हाइट होती है 20 से 50 किलोमीटर के बीच की एरिया होता है। ठीक है, तो वायुयान के लिए
अच्छा माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई जो है शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परत दर जो है शैल में बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल, आग्नेय शैल, कायांतरित शैल। तो देखिए, जब जो है इनको बोलते हैं अवसादी शैल। जब इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब चट्टान जो होती हैं, कोई भी आप चट्टान लीजिए, और जब चट्टानों का जो है विघटन होता है, जब वो चट्टानें टूटती हैं, जब चट्टानें टूट करके ये कहीं और जा कर के जमा हो जाता है, ठीक है, चट्टाने के पे परत दर परत जो है जमा होता रहता है, और फिर उसमें धूप ताप दाब पड़ के धीरे धीरे जो है एक नई जो है तरीके की जो है चट्टान का निर्माण होता है, उसी को कहते हैं अवसादी चट्टान। अब ये कौन सी चट्टानें हो सकती हैं? देखिए, चूना पत्थर, आपने ये है अक्सर ये है चूना पत्थर का अगर नाम सुनते हैं तो ये एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, चूना पत्थर और संगमरमर, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ठीक है, बलुआ पत्थर, ठीक। और इन्हीं चट्टानों का जब कायांतरण होता है ताप दाब से, तो वो कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। और इनका जो अग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो आमतौर पे जो होती हैं ज्वालामुखी के आसपास पाई जाती हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के जो लावा निकलता है और उसके आसपास जो लावा इकट्ठा होकर जो कठोर हो जाता है, वो अग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, और अग्नेय चट्टानों को ही मान लीजिए ताप दाब से तापमान जब पड़ता रहता है, सदियां बीत जाती हैं, तापमान पड़ा, उसके ऊपर हवाएं पड़ी, उसके ऊपर पानी पड़ा, ये सब चीज़ों से धीरे धीरे वो जो है चट्टानों का जो है स्वरूप बदल जाता है, तो वो कायांतरित चट्टानें कहला जाती हैं। मतलब बहुत मजबूत चट्टानें होती हैं, कायांतरित चट्टानें सबसे मजबूत होती हैं। तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, ये आपको लूसेंट की बुक में आपको बखूबी पूरी तरीके से मिल जाएगा सारी चीज़ें। इसका आंसर लूसेंट में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां जो हैं एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, तो ये कहलाती क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली उड़ान, और औद्योगिक तंत्र और औद्योगिक क्षेत्र। तो ये बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। ठीक है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है वनों की पत्तियों के गिरने का जो है निश्चित समय नहीं होता है? क्वेश्चंस को गौर से पढ़िएगा, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते, मतलब कभी उनकी पत्तियां गिरती ही नहीं है। शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, और यह उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन। तो हमें पता है कि देखिए सदाबहार जो है वन जो होते हैं, पेड़ होते हैं, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, इनकी पत्तियां नहीं गिरती। पर्णपाती वन जो होते हैं वो मौसमी वन होते हैं, एक समय के बाद गिर जाती है, फिर नई पत्तियां आ जाती हैं, है ना। तो इसका सही जवाब आपको मिल गया होगा। जिनकी पत्तियां नहीं गिरती, पत्तियों के गिरने का निश्चित कोई समय नहीं होता, गिरती हैं लेकिन उस मात्रा में नहीं गिरती। तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये कौन से वन होते हैं? तो रोजवुड, आपने देखा होगा रोजवुड का पेड़ होता है, और पान का पेड़ होता है, पान का जो पत्ता होता है ना, वो भी सदाबहार में आता है। ठीक है, और पर्णपाती में जैसे चंदन का पेड़ हो गया, है ना, नीम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो, ये सब पर्णपाती वनों में आता है। एक मौसम के बाद जो है, जैसे बरगद जो है, देखिए बरगद का पत्तियां जो गिर जाती हैं, तो उस तरीके की चीज़ें। ठीक है, आंसर। अच्छा, एक और चीज़ जान लीजिए, सदाबहार वन क्यों होते हैं? यहाँ पे जो है बारिश जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है, बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, यहाँ का जो मौसम होता है अमूमन जो है 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है यहाँ पे, 20 डिग्री। अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे 45 डिग्री का तापमान है। ठीक है, अब देखिए 20 डिग्री का तापमान रहता है और बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसी दशाएं हो पाई जाती हैं। यहाँ पे जो है जीव जंतुओं की जो है लिए जो है बहुत अच्छी जगह मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधों की बहुत सारी वैरायटियाँ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, भारत का जो है सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था क्या है, कौन सी है? कानून निर्माण की पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। तो देखिए कानून जो है बनता है संसद में, और संसद बनती किन चीज़ों से मिलकर के? ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा, संसद बनती है 3 चीज़ों से, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये याद रखिएगा, कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, प्लस जो है राष्ट्रपति। तो देखिए 3 लोगों से मिलकर के जो है संसद का निर्माण होता है। कई बार जो है बच्चे जो है लोकसभा और राज्यसभा ही मार्क करते हैं, राष्ट्रपति को छोड़ देते हैं, जबकि राष्ट्रपति के बिना तो लोकसभा संसद जो है चल ही नहीं सकती। भाई कानून बनाने का काम संसद का होता है, और संसद जो है कानून बनाता है लोकसभा, लोकसभा के बाद जो है राज्यसभा पे जाता है, राज्यसभा से पारित होता है, उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब मुहर लगाता है तब जा करके वो कानून बनता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं।
जब राज्य जो है धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रभुसत्ता, राजतंत्र, स्वेच्छाचारी और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो राजतंत्र में तो राजा का राजा होता है, एक ही राजा होता है। प्रभुसत्ता में प्रभु भगवान की लीला की बात करते हैं। ठीक है, उसी तरह धर्मनिरपेक्ष जो होता है, इसका कोई धर्म नहीं होता। जब कोई कहे कि ये मैं कहते हैं ना भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कि मतलब भारत का कोई एक धर्म नहीं है, यहाँ पे अनेक धर्म की विविधताएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं। तो एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने ये कहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। हम ना किसी धर्म को जो है, ना तो हम किसी तरीके से उसके पालन पोषण के लिए जो है हम ऐसे एटमॉस्फेयर मुहैया कराएंगे, ना ही हम किसी तरीके को उसको धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी तरीके का जो है सहायता प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो राज्य जो है धर्म से इतर है, अलग है, धर्म को नहीं मानता एक तरीके से। ठीक है, तो उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, उन्हें क्या कहा जाता है? बेकार संसाधन। बेकार संसाधन हो गया तो मतलब किसी काम के नहीं है, वो उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया, मतलब निकट भविष्य में किया जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो मूल्यवान संसाधन या संभावित संसाधन या वास्तविक संसाधन। तो देखिए, जिन संसाधनों का जो है क्षेत्र पाए तो जाते हैं लेकिन अभी तक हम यूज़ नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो आने वाले भविष्य में उनका किया जाएगा यूज़, या हम ऐसी टेक्नोलॉजी जो है लेकर के आ जाएंगे ताकि हम वो संसाधनों का यूज़ कर सकें, तो उनको संभावित संसाधन कहते हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, हमें पता है कि 2/3 हिस्से में जो है जल पाया जाता है, समुद्रिक जल। अब समुद्र में जो है कितना सारा संसाधन है, कितना सारा संसाधन है, सभी प्रकार के संसाधनों से भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमें पता है कि यहाँ पे तेल है, हमें पता है कि, लेकिन हम चीज़ों को नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हम उसका यूज़ करने लगे। समुद्र में कितना पानी है, पानी जो है वो खारा है, और खारा हम पानी पीते नहीं, तो हो सकता है आने वाले समय में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो हम खारे पानी को जो है सही से फिल्टर करके जो है हम पीने योग्य बना सके। ठीक है, ऐसे हमें पता है कि लद्दाख में जो है यूरेनियम का खदान पाया जाता है, यूरेनियम भरा पड़ा है, लेकिन लद्दाख का जो है क्षेत्र इतना जो है पहाड़ी इलाका है कि हम यूरेनियम निकाल नहीं पाएंगे अभी। तो आने वाले समय में हो सकता है कि वो संभावित संसाधनों के रूप में हम उसका यूज़ करने लग जाएं। ठीक है, समझ गए होंगे। मुगल वास्तु जो है शिल्प का मिश्रण है किस चीज़ का? तुर्की अफगान, तुर्की फारसी, अरब और भारतीय शैलियों का, और फारसी और जो है भारतीय शैलियों का। तो देखिए, जो मुगल जो है वास्तुशिल्प कला जो है वो तुर्की और भारतीय शैलियों का मिक्सचर है। ध्यान रखिएगा, तुर्की और कई जगह आ जाता है फारसी, ठीक है, और प्लस जो है भारतीय शैली। ठीक है, ये है इन दोनों से मिल के बना है ये मुग़ल शैलियाँ। मुग़ल शैली के अंतर्गत जितने भी मकबरे आप देखते हैं, ठीक है, इन्हीं शैलियों से बने मकबरे जो हैं। आगरा का जो है टॉम जो है, या कुतुब मीनार जो है, ये सभी इन्हीं शैलियों पे है। ठीक है, तुर्की शैली के अंतर्गत देखिए क्या आता है। अब आप समझिए कि इनके अंतर्गत क्या था। तुर्की शैलियों के अंतर्गत जो है मेहराब, आपने कई बार देखा होगा, जो घरों इन शैलियों में जब आए हैं इस तरीके से मेहराब यहाँ पर डिज़ाइन बना होगा, और ये मेहराब आमतौर पे हम इंडियन घरों में भी मेहराब कई बार जो है गेस्ट रूम के बाद जो है कनेक्ट करने के लिए जो है गेस्ट रूम और लॉबी के बीच में जो है मेहराब बना दिया जाता था, है ना। तो ये वही चीज़ है। ठीक है, मेहराब है। और गुंबद जो होता है, कई बार जो मंदिर जैसे नहीं, मस्जिदों के ऊपर ऐसे गुंबद होगा, यहाँ पे ऐसे झंडा टांगने वाली चीज़ होती है, यहाँ पे ये मस्जिद का है, और ये मस्जिद मान लीजिए इस तरीके की ये दरवाज़ा है, तो ये मस्जिद, ये जो है इसको गुंबद कहते हैं। ठीक है, ये वहीं से आई है, ये फारसी कला है। ठीक है, तुर्की कला है। और भारतीय शैलियों में क्या अंतर्गत आता है? तो देखिए, भारतीय शैलियों में आप देखिए कॉमन, देखिए क्या चीज़ें होती हैं। मंदिर में जाते हैं तो कई बार आप देखिए पिलर मिले होते हैं। आप साउथ का जो है मंदिरों में चलिए तो पिलरों पे पूरा टिका होता है, खूब सारे नए डिज़ाइंस के पिलर होते हैं। अब मुझे एक जो है आकृति का याद नहीं आ रहा है, जिसमें जो है पिलरों की संख्या जो है 70-80 है, और बहुत यूनिक टाइप के पिलर्स हैं, वो आपको साउथ में मिलेंगे पिलर। और जैसे घरों के जो है पत्थरों का यूज़ करना, घरों के नीचे फर्श में पत्थर, है ना, पत्थरों का यूज़ करना, तो ये जो है भारतीय शैली है। ठीक है, जिसको हम लोगों ने मुग़लों ने कॉपी करके जो है ताजमहल का निर्माण किया था। इस तरीके की शैली, सब मिक्स शैलियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मूलतः जो 2-3 बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। ठीक, भारत की जो है मानक देशांतर रेखा क्या है? देखिए कितना सिंपल सा सवाल है। तो साढ़े जो है, ध्यान रखिएगा, 82.5 जो है डिग्री इसका जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है
इसका जो है देशांतर रेखा माना जाता है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है। अच्छा, देशांतर रेखा देखिए, ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखा जो है 5 राज्यों से होके गुजरती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, 5 राज्यों से मानक जो है देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होके गुजरती है। उसमें से एक प्रमुख है यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक जो है उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये क्या कहलाती है? ठीक है, तो स्थानांतरी जो है आगत मतलब जो होता है वो तकनीक का प्रयोग, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिससे उत्पादकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरी कृषि, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि और गहन कृषि। देखिए, निर्वाह कृषि होती है जो खाने पीने के लिए जिंदा रखे आपको, निर्वाह जीवन, जैसे गेहूं चावल का 1 बीघा 2 बीघा में उगा लिया और उतने में निर्वाह हो रहा है। तो कई जो है लोगों के पास निर्वाह कृषि होती है, उनके पास 1 बीघा खेत है और उसमें अपने जीवन बस यापन कर रहे हैं। स्थानांतरी कृषि जो होती है उसको झूम कृषि भी कहते हैं। झूम झूम के मतलब होता है कि आज मैंने यहाँ खेती कर ली और उसके बाद 4 महीने 5 महीने अगली फसल हम नहीं उगाएंगे। ठीक है, अब हम अगली फसल कहीं और उगाएंगे, ताकि इसकी जो इस जो है मिट्टी को छोड़ देंगे, दूसरी जगह करने लगे, तो उसे स्थानांतरी कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, वाणिज्यिक कृषि जो है, ठीक है, ये कृषि जो है क्या, वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? जैसे चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती, रबड़ की खेती, तो ये वाणिज्यिक कृषि है। नील की खेती जो अंग्रेज़ों ने कराई थी, जो हम लोगों से, वो नील की खेती थी। क्यों? क्योंकि उसका पैसा जो है, लागत कम थी, यूज़ करना था अपनी खेती में, और उसको हम ब्रिटेन में जाकर के बेचते थे महंगे दामों में। यहाँ से 2 रुपये में खरीदते थे तो वहाँ 60 रुपये में बेचते थे। इतनी कमाई करते थे, और हम लोगों को देते थे 2 ही रुपये। ठीक है, 2 की जगह 3 दे देते थे। ठीक, और अगर मान लीजिए वहाँ का दाम गिर गया तो यहाँ से खेत लेते ही नहीं थे। ठीक है, तो ये है वाणिज्यिक खेती, इसे कहते हैं। आधुनिक इसमें तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिससे पैदावार बढ़ जाती है। खाद का प्रयोग, रसायन का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, ऐसे आधुनिक जो है इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हैं जिससे जो है खेतियों की कटाई अच्छे टाइम पे हो जाए, जल्दी हो जाए। प्रयोग आजकल देखिए आधुनिक वाणिज्यिक खेती के तहत जो है हम लोग जैसे गेहूं कटते हैं तो कई जो है मशीनों का प्रयोग करने लग गए हैं, गेहूं या थ्रेसर जो है यूज़ करने लग गए हैं। ठीक है, तो सब चीज़ें उसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना समझाने के लिए आप लोगों को इतना बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं केवल आंसर भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा बोलना ज़्यादा समझाना दिक्कत कर रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इसको कमेंट में ना केवल आंसर बता दूंगा। ठीक है, कौन सा जो है परंपरागत जो है ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो देखिए, परंपरागत जो ऊर्जा वो है जीवाश्म ऊर्जा जो है वो परंपरागत ऊर्जा क्या आता है? परंपरागत मतलब परंपरा से चली आ रही है, मतलब प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हो। वो ऊर्जा जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हो, ये संसाधन जो है एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन जो है आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। कोयला जो है हमको जो है जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है, ये समाप्त हो जाएगा। पेट्रोल जो है वो आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यही परंपरागत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? देखिए, कई बार ये क्वेश्चन, ये चीज़ें नॉर्मली हम मतलब न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए सब चीज़ों का आंसर हमें हमेशा पता होता है। औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण, महासंघ, व्यापारिक। देखिए, इस ऐसी प्रक्रिया को जो है औपनिवेशीकरण कहते हैं। ठीक है, उपनिवेशवाद कहते हैं, या तो आ सकता है औपनिवेशीकरण के उपनिवेश वाद। बड़ा शक्तिशाली जो देश होता है वो अक्सर जो है कमज़ोर देशों पर जो है हुकूमत जमाने के उद्देश्य से, उनके संसाधनों का प्रयोग करने के, संसाधनों का यूज़ करने के उद्देश्य से जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो ऐसे जो है देशों को जो है उपनिवेशवाद कहते हैं, औपनिवेशिक शासक कहते हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में जो है ब्रिटेन जो है उपनिवेशवाद था। ठीक है, ब्रिटेन जो है यहाँ पे आए, यहाँ के संसाधनों का यूज़ किया, यहाँ के जो है पैसा, यहाँ का जो है चीज़ें ले करके गए अपने देश में, वहाँ बेचा, अच्छी कमाई की। ठीक है, तो उसके संदर्भ में देखा जाए तो ये है उपनिवेशवाद। ठीक, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट
वह जापान आसपास जो है बहुत समुद्र जो है मत्स्य प्रचुर है। मतलब ये है उत्तरी अमेरिका जो है पूर्वी तट जो है और जापान का जो क्षेत्र है ये तटीय क्षेत्र में जो है मछलियाँ बहुत पाई जाती है। इसका क्या कारण है? तो देखिए तट के साथ गर्म धारा पड़ती है, गर्म जो वह ठंडी जल धाराओं का मिलन होता है, या तट के साथ जो है एक ठंडी जल धारा बहती है, या दंतुरित जो है तटीय क्षेत्र। तो देखिए ठंडी और गर्म जहाँ धाराएं मिलती हैं, जहाँ ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों मिलन होता है, वो जो है प्रचुर वहाँ पे जो है एक ऐसी दशाएं बन जाती हैं जिसके लिए मछली का जो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि शैवाल बन जाते हैं। देखिए शैवाल जो होते हैं ना ज़्यादा ठंडा पसंद, ना ज़्यादा ठंडी पानी पसंद करते हैं, ना ज़्यादा गर्म जल पसंद करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है शैवाल के लिए उचित दशाएं, और शैवाल जो है भोजन होते हैं मछलियों का। ठीक है, तो ये ऐसा माहौल बन जाता है कि जिससे क्या है मछलियों का जो है प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, ये वो क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले जो है सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे क्या कहते हैं? राज्य, क्षेत्र, सीमा, निर्वाचन। तो ऐसे क्षेत्र को कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। हमें हर जो है जो जितना भी हम, जैसे हम कानपुर में रहते हैं तो वहाँ पे कई निर्वाचन क्षेत्र बटे होंगे। ठीक है, कई, जैसे ये कानपुर का एरिया तो ऐसे कई निर्वाचन, और हर में जो है एक दो जो है वो सबके निर्वाचन होते हैं, और सब आप वोट डालते हैं और फिर चुनते हैं कि कौन इस क्षेत्र का जो है नेता बनेगा और कौन हमारे इस नेत्र की जो है इस क्षेत्र की समस्याएं सुलझाएगा। ठीक है, तो वो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है दांडी यात्रा की शुरुआत जो है कब मानी जाती है? होम रूल आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए आपको सिंपल सा इसका जवाब, दांडी यात्रा पता होना चाहिए कि 1930 में प्रारंभ हुई थी, और इसमें से देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो भी प्रारंभ हुआ था वो भी 1930 में हुआ था। तो इसका सही जवाब है 4 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन उससे पहले का है। तो आप सही, तो दांडी यात्रा जो है नमक जो है इसमें जो है गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चले थे अपने 78 अनुयायियों को लेकर के। ठीक है, 78 लोगों को लेकर के चले थे, और 5 अप्रैल 1930 को जो है जा कर के जो है उन्होंने नमक तोड़ा था। नमक तोड़ा था इन द सेंस कि मतलब नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, नमक कानून तोड़ा था, और उसी के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कर दी गई थी। पहले ही गांधी जी ने जो है ब्रिटिश को जो है अल्टीमेटम दे दिया था कि ये चीज़ करने जा रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। ठीक है, और ये करने के बाद जो है पहले उन्होंने हल्के में लिया कि कुछ नहीं होगा, कितने लोगों को लेके चल देंगे और इतनी दूर कैसे पैदल यात्रा कर देंगे। तो वो पैदल यात्रा 12 मार्च को चले थे, 5 अप्रैल को जो है नमक कानून तोड़ा था। इसके बाद जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था, यरवदा जेल में। ध्यान रखिए, यरवदा जेल में डाल दिया गया था। यहाँ के उस समय जो है एक पत्रकार थे, अमेरिकी पत्रकार, जिनका नाम था वेब मिलर। इन्होंने जो है अपने अपने न्यूज़पेपर में लिखा था कि जो मैंने अत्याचार मतलब आंदोलन के प्रति जो है लोग अंग्रेज़ों का देखा था वो बिल्कुल मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने ऐसा अत्याचार आज तक जीवन में नहीं देखा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अत्याचार कितना भयानक करते होंगे भारतीय लोगों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय जो है नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? देखिए कथकली जो है कथकली का शास्त्रीय रूप है। कथकली शैली को शास्त्रीय रूप के मान्यता केवल जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली। ये लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों में 8 मान्य रूप हैं। देखिए तो शास्त्रीय नृत्य जो है हमें पता है कि 8 प्रकार के जो है शास्त्रीय नृत्य होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में होता है, ध्यान रखिएगा, ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। कथक जो होता है वो यूपी में होता है। कथकली जो है वो केरला में होता है, ध्यान रखिएगा, केरल में कथकली होता है। और यूपी का तो ज़रूर याद रखिएगा, कथक होता है। ठीक है, केरल हो गया। उसके बाद मोहिनी अट्टम जो है वो भी केरल में होता है। ठीक है, और जो होता है एक जो है कुचिपुड़ी जो होता है, कुचिपुड़ी, ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में होता है। और दूसरा एक होता है सत्तरिया। ठीक है, ये सत्तरिया जो होता है वो असम में होता है। ठीक है, इसी प्रकार के मणिपुरिया है एक जो मणिपुर में होता है। ठीक है, तो ये एक उड़ीसा है। तो 8 हो गए, 8 प्रकार के ये नृत्य हैं, इनके जरूर याद रखिएगा। कुछ खास हैं, मोहिनीअट्टम, कथक, कथकली, मोहिनी, ये सब कहाँ होता है।
अपर्दन स्थल कौन सा है? हिमोड़, लोएस, छत्रकशिला और डेल्टा। अपर्दन स्थल, मिट्टियों का अपर्दन, छत्रकशिला। तो अपर्दन जो है वायु अपर्दन से संबंधित है। ये छत्रकशिला जो है इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ये एक वायु अपर्दन है, ठीक है। मतलब वायु जब आती है तो मिट्टी की एक परत लेकर के किसी और जगह छोड़ जाती है, उसी को कहते हैं वायु अपर्दन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये हम सबको पता है, हमने कई बार न्यूज़पेपर पढ़ा है। प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या संसद? तो देखिए, भारत के जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 155 के तहत, ठीक है। ये प्रसाद पर्यंत जो है रहते हैं, मतलब राष्ट्रपति कभी भी चाहे वो राज्यपाल को हटा सकता है। आज नियुक्त हुआ है, कल कह दे चलो निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, चलो हटो, तो वो हटा सकता है। वैसे 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं आमतौर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। विश्व की जो है 80% से अधिक जो है जनसंख्या निवास करती है कहाँ? देखिए 80% जनसंख्या, तो हमें पता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है और दूसरे नंबर पे है अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है एशिया और अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे 80% जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। ये ग्लोब है और ग्लोब का ये बीच वाला हिस्सा है और ये जो है उत्तरी गोलार्ध है। इस गोलार्ध में जो है पूरी 90% जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। सबसे कम पॉपुलेशन दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा क्यों पाई जाती है, इसकी वजह भी है। उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थल खंडों का जो है संख्या ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा है, इधर जो है जल ज़्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध में जल है, जब जल होगा तो आदमी रहेगा कहाँ? स्थल खंड है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। और उस स्थल खंडों में जो है एशिया और अफ्रीका नंबर 1 पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसद के प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्तम जो है तरीका है? मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए जो है वाद विवाद का आयोजन करना, ठीक है, परियोजना करना, व्याख्यान पद्धति, कहानी पद्धति। तो देखिए कहानी पद्धति, व्याख्यान पद्धति ये सब बच्चों के लिए होता है। हमें जो है बड़ों के संदर्भ में हम बात करें तो संसद प्रकरण को पढ़ाने के लिए जो है सबसे अच्छा तरीका है मुद्दों में जो है सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन किया जाएगा। इससे क्या होता है, जो दो आपस में बातें करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, राय और सहमति दोनों पे बातें होंगी, है ना, तो उस पर जो है ये बेस्ट तरीका होता है, ठीक है, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है मुख्य रूप से बल देता है किस बात पर? ठीक है, तो ये जो मस्तिष्क और हृदय और हाथ की शिक्षा पर, कमज़ोर अयोग्य जो है विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा पर प्रोन्नत करने में, और बच्चों के जो है सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना, और बच्चों के जो है व्यवहार का सतत अवलोकन करना, या किस चीज़ के संदर्भ में? तो इसका आंसर है बच्चों के व्यवहार का जो है हमें सतत अवलोकन करना होता है, इसका जो है हम मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। मूल्यांकन जब हम करते हैं तो बच्चे का जो है सभी चीज़ें देखते हैं, उसका मानसिक विकास देखते हैं, उसका शारीरिक विकास देखते हैं, उसका तार्किक विकास देखते हैं, वो किन चीज़ों में जो है सही है, किन चीज़ों में गलत है, तो उससे माध्यम से जो है हम बच्चे को जो है कुछ सलाह मशवरा करके जो है समझा सकते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों का मूल्यांकन करा जाता है, ठीक है, व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका जो है अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला जो है रूपात्मक जो है आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर जो है शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हैं, तो इसका सही जवाब है जो है मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के आकलन विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मानकीकृत जो है परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अन्य पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना है। प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से जो है बच्चे का जो है विकास नहीं समझा जा सकता कि कितना विकास हुआ है बच्चे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान को जो है बच्चों को के साथ लैस करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, जेंडर के बारे में जो है सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। तो इसका सही जवाब है स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। सामाजिक विज्ञान जो है बच्चों के साथ लैस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है पारस्परिक जो है अधिगम की विशेषता है? शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। यह शिक्षिका जो है विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। यह सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है।
या भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसरित होता है। तो इसका सही जवाब है सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के द्वारा साझा किया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, इस विधि में क्या होता है, टीचर जो है क्वेश्चंस पूछते हैं और बच्चे उनका जवाब देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल किया जाता है? शामिल करते हैं हम तो उपयोगिता, अकाट्यता, प्रासंगिक और समानता। तो इसका सही जवाब है, देखिए नियामक मानदंड संबंधी आयाम जो है ये समानता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौसम उपकरणों के द्वारा जो है मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है किस चीज़ का? तो ये प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण है। ठीक है, प्राथमिक इसमें क्या होता है, किसी चीज़ की जो है प्राथमिक आंकड़े मतलब प्रारंभिक आंकड़ा, मतलब ताज़ा और पहली बार किए गए आंकड़े इकट्ठे किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आते हैं जो प्रकृति के रूप में जो है संबंधित हो। प्रथम पीढ़ी के तो अधिगमकर्ता के अभिभावक, शिक्षक और अभिभावक जो है संघ में जो है अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं को निपटने में अपनी योग्यताओं को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शंस पढ़िए। उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि आपके बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उस बच्चे के व्यवहार से जो है सहायता करने के लिए जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और उन्हें घर पर जो है विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने को कहेंगे, या उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो है स्थापित जो है केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे, या उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले जो है समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। तो इसका सही जवाब है जो है उसमें बच्चों पर जो है थोड़ा सा पढ़ाई के जो है दिए जाने वाला जो समय होता है उसमें ध्यान देने को कहेंगे, उस पर ऑब्जर्व करने को कहेंगे कि बच्चे को क्या समस्याएं हैं उस ताकि समझा जा सके। ठीक है, कौन सी जो है शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कितना सिंपल सा है, देखिए बताइए। विश्व का मानचित्र, विश्व का भौतिक मानचित्र या पृथ्वी का पोस्टर? इसका सही जवाब है ग्लोब। हम जो ग्लोब जो हमें होता है वो ग्लोब में हमें सारी आकृतियाँ बनी होती हैं, हमें केवल महाद्वीपों के तो क्षेत्र और आकार हमें समझने में आसानी होती है ग्लोब के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में जो है कुछ आदिम जनजाति के जो बच्चे भी शामिल हैं और उनके कारण जो है उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हो तो निम्न में से कौन सा तरीका जो है उपयुक्त होगा? विद्यार्थी से अपनी संस्कृति और उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। और आदिम जनजाति जो है शिल्प कृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करता है। आदिम जनजाति के विद्यार्थी से कहना कि वो अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ जो है उसे जोड़ना। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो है बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। इसका क्या सही? तो देखिए इसका सही जवाब है ए नंबर। विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उसके द्वारा जो है सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर जो है क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूरा पाषाण स्थल है? ठीक है, पूरा पाषाणिक स्थल की बात कर रहा है। भीमबेटका, इनाम गांव, बुर्ज होम और हल्लर। तो देखिए भीमबेटका जो है ये पूरा पाषाणिक स्थल है। जैसे पूरा पाषाण जो है बहुत पुराना जो है पाषाण युग से बहुत पुराना, जिसमें से हड़प्पा कालीन संस्कृति, मोहनजोदाड़ो ये सभी उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा ये स्थल मध्य प्रदेश में है जहाँ पे अनेक प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण नहीं करते हैं? पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने और वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब पाठ्य पुस्तक पर सूचनाओं को एकत्रित करना जो है ये मूल काम नहीं है। ठीक है, आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानचित्र को समझने के लिए सर्वव्यापी जो है भाषा क्या हो सकती है? वर्णमालों अक्षरों को द्वारा, या विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा, या रूढ़ चिन्हों द्वारा, या रेखा चित्रों द्वारा? तो इसका सही जवाब मानचित्र को समझने के लिए जो है रूढ़ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये इसे कहते हैं परंपरागत भाषा। आपसी देश जो होते हैं, कई देश जो हैं इन भाषाओं पे जो है अपना सहमति व्यक्त करते हैं कि हम इस
टाइप के टॉपिक पर हम किस तरीके की भाषा का यूज़ करते हैं। जैसे कई बार देखिए सिंबल, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ये देखिए सिंबल अगर किसी जगह लगा हो तो इसका मतलब है कि ये डॉक्टर का सिंबल है ना। उसी तरीके से जैसे एडवोकेट का जो है सिंबल लगा हो इस तरीके का, ठीक है, तो वो मतलब है कि वो वकील है, ठीक है। तो उसी तरीके से सिंबल्स का यहाँ पर प्रयोग करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है? देखिए तो सूफी संत जो है इबादतगाह, ईदगाह और खानकाह, तो खानगाह जिसे कहते हैं, और दरगाह। तो देखिए दरगाह जो होते हैं आमतौर पे इसको जो है मकबरे कहा जाता है। सूफी संत जो होते हैं ये भारत में जो है दिल्ली में सबसे पहले आए थे अफ़गानिस्तान के रास्ते से होते हुए, ठीक है। ये भगवान के जो है एक तरीके से ये अल्लाह का जो है उपदेश पहुंचाते हैं आपके गाने के माध्यम से, सूफियाना सॉन्ग्स के माध्यम से, क्योंकि इस्लाम में देखिए इस्लाम में गाना मना है, ठीक है, सॉन्ग्स के लिए जगह नहीं है, गाना मना है। वहीं पे सूफ़ी जो है सॉन्ग्स जो है उसके विपरीत आ जाता है। उसमें कहा है कि अल्लाह को पाने का रास्ता जो है गाना है, गाना गाइए और अल्लाह को पा जाइए, ठीक है, ये मानना है। तो दरगाह है इनकी, कई आपने जो है दरगाह जो नाम सुने होंगे, जहाँ अजमेर जो है, अजमेर में जो प्रमुख है मोइनुद्दीन चिश्ती जिसे कहते हैं। आगरा के हैं ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा गाना सुना होगा आपने। दिल्ली का जो है निज़ामुद्दीन औलिया, रॉक स्टार में जो है आमतौर पे इसका जो है झलकी खूब मिली है, गाना भी है इसका, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो है ये अल्लाह को प्राप्त करने का रास्ता है, सूफ़ी सॉन्ग्स जिसे कहते हैं। मौर्य शासक अशोक द्वारा जो है लड़ी गई लड़ाइयों का जो है स्थल कलिंग, कलिंग की लड़ाई कहाँ पर स्थित है? ये कलिंग जो है क्षेत्र कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, अशोक के द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी, तो ये कलिंग क्षेत्र है उड़ीसा में। कुछ देखिए, हाँ ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश भी इसका आंसर है और उड़ीसा भी इसका आंसर है, लेकिन अगर उड़ीसा दिया हो तो पहला आंसर आपको उड़ीसा मार्क करना है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश मार्क करना है, ठीक है। कुछ हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश में भी है आपको ये। अच्छा एक और चीज़ बता दें, ये अशोक का जो है 13वां स्तंभ जो है, ध्यान रखिएगा, अशोक का जो है 13वां जो है शिलालेख, 13वां शिलालेख जो है कलिंग की जो है युद्ध से संबंधित है। इसके जो है आपको इस शिलालेख में कलिंग की युद्ध की जानकारी मिल जाती है, ठीक। जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। चिड़ियाघर का, ये जीव संरक्षण अभ्यारण्य का, प्राकृतिक इतिहास संग्रह का और पुरातात्विक संग्रह का। देखिए जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई इसके बारे में जानने के लिए जो है प्राकृतिक इतिहास जो है वो संग्रहालय जो भी बने हुए हों वहाँ पे जा कर के चेक कर देखना चाहिए। वहाँ पे आपको सभी जानकारियाँ मिलेंगी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, प्लैनेट्स कैसे बने, प्लैनेट्स में जो है पेड़ पौधों का निर्माण कैसे हुआ, जीवन की उत्पत्ति का जो है पहली शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से हुई, ये सभी चीज़ों को जो है आपको वहाँ संग्रहालय में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ जो है सभी अक्षांशों पर दोपहर पर जो है सूर्य जो है वर्ष में कम से कम जो है एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? ये ग्लोब है, ठीक है, और ये 0 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ये सारी ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध, इस तरीके से। तो यहाँ सूर्य जो है बिल्कुल ऊपर होगा, सीधा ऊपर होगा, वो कहाँ होगा, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो है सूर्य जो होता है वो सीधा चमकता है। देखिए एक ग्लोब है मान लीजिए, और ये 0 डिग्री है, और ये जो 23.5 डिग्री जो है, ध्यान रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी जो है इसको कहते हैं कर्क रेखा, ध्यान रखिएगा इसको कहते हैं कर्क रेखा। और वही चीज़ 23.5 डिग्री दक्षिणी जो है इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो जब हमको कह रहे हैं कि यहाँ पे सूर्य होगा और ये बिल्कुल सीधा चमकेगा इसके ऊपर, ठीक है, तो ये कब चमकेगा? तो ये चमकेगा 22 दिसंबर को, यहाँ पे 22 दिसंबर को जो है, और यहाँ पे जो होगा ये होगा 21 जून, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में होगा और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में जो होगा ये घटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को जो है अधिभार दे सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञानों के किसी भी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा जो है तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था,
ठीक है, इसमें ध्यान देने योग्य है कि क्यों सहमति नहीं है हुई है इस बात पे। ठीक है, भूमि की एक सकरी जो है पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है, ये एक भूमिखंड है और एक ये भूमिखंड है। तो ये जो पट्टी आपको दिख रही है खाली जगह है, इसको क्या कहते हैं? इसको द्वीप कहते हैं, जल संधि कहते हैं, भूसंधि कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। तो देखिए इसको जो कहते हैं भूसंधि कहते हैं। ठीक है, इसको भूसंधि कहते हैं। भूसंधि क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए हम दो एक एग्जांपल दे देंगे। ये भूसंधि है पनामा, पनामा नहर आपने सुना होगा ना। तो ये पनामा नहर जो है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। उसी तरीके से आपने एक नहर का नाम सुना होगा, सुएज नहर जिसे कहते हैं। ये क्या होता है? ये सुएज नहर जो होता है ये एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल के द्वारा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन है इसलिए पूछा जा सकता है। जैवमंडल में किस विषय का जो है हम जो है क्या समझते हैं? जैवमंडल से आपका क्या तात्पर्य है, ये समझने के क्वेश्चन देखिए। भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, मनुष्य का जो है तत्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत जिसे कहते हैं। तो जैवमंडल का संबंध है भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु से संबंधित है। पृथ्वी के जिस भाग में जो जीवन पाया जाता है वो इसी को कहते हैं जैवमंडल। ठीक है, ये आज का जो है 50 क्वेश्चंस का सेशन समाप्त हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, डेली आपको इसी तरीके से जो है हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद।